हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोगों ने अपने चैनल पर 9th, 11th और 12th की तमाम वीडियोस अपलोड की जो ऑलमोस्ट इन क्लासेस के बेसिक्स के लिए ज़रूरी थी। आज बेटा क्लास 10th के लिए पहला वीडियो है जिसको आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का नाम देते हैं। जब आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ी तो वहाँ पर आप ऑलमोस्ट मैटर, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानते रह गए। वहाँ पर एज सच हमने किसी तरह के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस नहीं किया। वो आपके सिलेबस में 10th का हिस्सा बन के पड़ा हुआ होता है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा आपने 9th के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े थे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में जो फिनोमिनॉन होते हैं, जो घटनाएं होती हैं या जो चेंजेस होते हैं, वो दो तरह के चेंजेस होते हैं। ये एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या है कि जिस सब्सटेंस में चेंजेस आ रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है ना। उस ऐसे परिवर्तनों को आप भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज का नाम देते हो। जैसे बल्ब जल रहा हो, इसको हमने बंद कर दिया, फिर आप बल्ब को जलाओगे, बल्ब में कोई खास ऐसा उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, है ना। आपने आइस बनाया, वाटर को आपने फ्रीज किया, जल को आपने जमाया तो आइस बना, एक फिजिकल चेंज है। क्योंकि फिर जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी, जब गर्म किया जाएगा तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाने वाला है। लेकिन अगर आपने पेपर को जला दिया, पेट्रोल जला दिया, है ना, ऐसे आपने तमाम अपने इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देखते हो जो केमिकल टाइप का चेंज होता है। केमिकल का मतलब ये होता है कि केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि आप इस तरह का चेंज लाइए कि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए। जैसे दूध है, दूध से आपने दही बना लिया, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट किया। आपने गन्ने के जूस से, या यूँ कह लीजिए जो शुगर केन जूस है, उससे आपने विनेगर बनाया, सिरका बनाया। तो अब जब सिरका बन गया तो वहाँ कंपोजिशन बदल गया बेटा। जो पहले कभी सुक्रोज था, जो शुगर था, वो बदल चुका है एस्टिक एसिड में, है ना। एस्टिक एसिड, विनेगर, आपने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमारे देखा होगा वीडियो जरूर कि विनेगर क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है ना। तो एस्टिक एसिड में बदल गया तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। अब आपका मन ये करे कि आप फिर से जो है दही से दूध बना लीजिए, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो इस तरह से आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े थे। उन्हीं केमिकल चेंजेस से निकल के आती है एक चीज, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। हिंदी मीडियम के बच्चों ये गौर करिएगा बेटा कि बार बार हम अभिक्रियाएं नहीं बोलने वाले हैं। एक बार आप जान गए कि रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया होता है, इक्वेशन मीन्स समीकरण, तो जहां जहां हम इक्वेशन टर्म यूज करें वहां आप इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाती हैं चीजें, मैं केमिस्ट्री पे फोकस कर पाता हूं लैंग्वेज की बजाय, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है? जब कोई केमिकल चेंज होता है, जब कोई केमिकल चेंज होता है बेटा कहीं पर भी, तो क्या होने वाला होता है कि जैसे आपने बात की कि मिल्क से कर्ड बना, या पेट्रोल कंबस्ट हुआ, जला पेट्रोल, मेथेन कंबस्ट हुई, मेथेन का जैसे सीएनजी है, सीएनजी क्या है, मेथेन है बेटा। तो आजकल देख रहे हो सीएनजी गाड़ियां खूब प्रचलन में है, खूब ज्यादा सीएनजी व्हीकल्स निकल रही हैं, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो सीएनजी जो है अगर कंबस्ट हो रहा है तो उसमें मेथेन का कंबस्टन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो ये केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, इस दौरान आप देखते हो कि न्यू सब्सटेंसेस बने और जिनका कंपोजिशन भी बिल्कुल अलग है, न्यू कंपोजिशन है, नई चीजें बनी, नए कंपोजिशन के साथ बनी। अभी हमने बात की कि फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, संगठन चेंज नहीं होता है। मीन्स जिन एटम से मिलके बना है या जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है सब्सटेंस, वो नहीं बदलता है। केमिकल चेंज में भी एटम्स नहीं बदलते हैं, एटम्स का अरेंजमेंट बदलता है बस बेटा। मतलब जैसे ये मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल रहा हो, ए बी सी से मिलके बना हो, अब अगर इससे कुछ और बनेगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें डी आ जाने वाला है। होगा क्या कि जैसे ए बी प्लस सी बच जाएगा, या ए प्लस बी सी बचेगा, या कुछ क्या होने वाला है, ए सी बी हो जाने वाला है। तो देखिए क्या हो रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब क्या है
पहले यहां ए बॉन्ड बनाया बी के साथ, बी ने बॉन्ड बनाया सी के साथ। अब क्या हो रहा है, ये सी मीन्स कार्बन नहीं है, आपका अल्फाबेट वाला सी है बस ये। अब क्या हुआ, ए बी एक साथ रह गए, सी यहां से डिसोसिएट हो गया, सी हट गया यहां से। तो अरेंजमेंट चेंज हुई कि नहीं हुई? तो केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है बेटा, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। कुछ नया बना। नया बनने का मतलब उसमें जिन सब्सटेंसेस से बन रहा है मटेरियल उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती हैं। जैसे सोडियम आपने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, और क्या बना? बना बेटा सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक है ना। अब सोडियम क्या है बेटा, अगर मान लो ये वाटर पा जाए H2O इसको मिल जाता तो ये तुरंत खूब ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व करता है, खूब एनर्जी इवॉल्व करता है, गर्मी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जलने लगता है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन अगर आप ऐसे ले लीजिए, आप हम यूज कर लें, खा पी लें, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये बताओ, इसको इन दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या सोडियम क्लोराइड? ये पानी से आग लगाता है? नहीं लगाता है। दूसरी चीज, इसको ना खाने से दिक्कत हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड सोचिए हम ना यूज करें तो क्या होने वाला है, यहाँ क्लोरीन खाने से दिक्कत होने वाली है। तो कहने का ये मतलब है कि न्यू सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या थी, न्यू थी। तो यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। और ऐसा हुआ क्यों, न्यू प्रॉपर्टी इसकी क्यों आ गई? क्योंकि न्यू अरेंजमेंट हुआ एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स रीअरेंज हुए फिर से। तो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें कोई नया एटम नहीं बनता है, एटम्स वही रहते हैं। अगर यहाँ इस साइड में आपने सोडियम और क्लोरीन ले रखा है तो इधर भी सोडियम और क्लोरीन से ही मिलती जुलती चीजें, हो सकता है उनके आयंस हो जाए, बट ऐसा नहीं कि यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ जिंक आ जाएगा, रहेंगे सोडियम और क्लोरीन ही, बस वो रीअरेंज होंगे आएंगे, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण नए होते हैं और उनकी व्यवस्था, एटम्स की व्यवस्था जो है वो नई हो जाती है, नए एटम्स, नए परमाणु नहीं मिलते हैं बेटा। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन की बात थी। जैसे आपने लिखा कि यही चीज, ऐसे ही आप बहुत से रिएक्शन आप देखते होंगे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमको क्या क्या चीजें मिली, हमको मिलती है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये लिखा गया है बेटा एक केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन नहीं है ये गौर करिएगा, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण नहीं है। तो फिर ये समीकरण क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में फर्क क्या है। तो आपने बेटा अब मैथ्स पढ़ते होंगे, अब 8th तक आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि द एज ऑफ राम इज दिस एंड ही इज 5 years ओल्डर देन श्याम 10 years आफ्टर। ऐसे ये वर्बल हुआ, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता था ये वर्बल फॉर्म में होता था। फिर आप इसको एक्स वाई वेरिएबल्स के टर्म में लिखते थे, चर पदों के टर्म में लिखते थे कि लेट द एज ऑफ राम इज एक्स, राम की आयु एक्स है, सो एज ऑफ श्याम इज x-5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप, तो ये जो वेरिएबल या सिंबल्स में जब आप ले जाते थे तो इसको आप इक्वेशन बोलते थे। और ऐसे पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा गया है तो इक्वेशन होता था। तो ये जब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने HCl को मिलाया, सोडियम क्लोराइड मिला, हमको वाटर मिला, तो ये केमिकल इक्वेशन है। इसको अगर हम क्या करें, सिंबल्स में कन्वर्ट कर दें, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल NaOH। अभी कहां से आया बेटा NaOH? इसके लिए आपको मेरी 6th वीडियो देखनी पड़ेगी, लेक्चर 6 आप जाइए चैनल पर, आयनिक नेमिंग का हमने वीडियो डाल रखा है। 10th में आप आ चुके हैं तो ये वीडियो समझ लेना बहुत जरूरी है आपके लिए,
नहीं तो आपको आयनिक नेम समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, रिएक्ट किया बेटा, ये OH माइनस होता है, H प्लस होता है, इनको एक बॉक्स में बंद कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। देखो ये H एंड OH मिले, H2O बना, वाटर का फार्मूला। Na प्लस होता है बेटा, Cl माइनस, ये यहां चले आए, ये बन गया NaCl। तो इसको बोलते हो आप केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन को में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो भी आए हुए हैं, उनको जब हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लिखते हैं, तो हमको जो कुछ मिलता है वो समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन होता है। इसको आप और जैसे इसमें देखो, एक और बात यहाँ पे हमें नोट कर लेनी है कि ये एरो के इधर जो मटेरियल्स लिखे गए हैं या जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इनको आप बोलते हो रिएक्टिंग मटेरियल, क्रिया करने वाले पदार्थ, या सिंपली आप इनको बोलते हो रिएक्टेंट्स। ब्रैकेट में एस लगाने का मतलब ये अकेला भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। अभिकारक बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या नाम देते हैं इनको? अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और ये जो कुछ बना इधर रिएक्शन के बाद जो कुछ हमें मिलता है, उनको हम नाम देते हैं बेटा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स बोल दो, उत्पाद, है ना। जो रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, जो मिल रहा है हमें रिएक्शन के बाद नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, वो होते हैं प्रोडक्ट्स। न्यू प्रॉपर्टीज यहां पे भी देखो, ये कोरोड कर सकते हैं, हमारी बॉडी पे अगर गिराए जाए तो स्किन डिप्लेट कर देंगे, हमारे चमड़े को जला देंगे। HCl क्या है? HCl हम अपने यूज में नहीं ला सकते, एसिड है ना, खा पी नहीं सकते हैं। NaCl बना, देखो कितना यूजफुल सब्सटेंस है हमारे डेली लाइफ में, है ना। तो ये चीज जो है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन था, ये केमिकल इक्वेशन था। केमिकल इक्वेशन को अभी हम बात करेंगे कि कैसे ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, आगे की अभी डिस्कशन होगा। तो ये आपने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब जब कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो हम, जैसे मान लो दो सब्सटेंसेस को हमने मिलाया, कोई भी दो सब्सटेंस आपने ले लिया, A to Z कोई दो केमिकल आपने मिलाया, फिर हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है? कोई चेंज आपको दिखेगा तभी तो आप बता पाओगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये समझते हैं। इनको आप ये समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ऐसे इन शॉर्ट में हमने लिख दिया, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5 चीजें हैं, 5 लक्षण बोल सकते हो, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख के ये जाना जा सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई या फिर नहीं हुई। जिसमें पहली चीज है चेंज इन कलर, रंग बदल रहा हो, रंग में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज कर रहा हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं गैस निकल रहा हो। चेंज इन स्टेट, अवस्था बदलना, जैसे आप मैटर जानते हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस है, गैसियस स्टेट है। तो सॉलिड जो रिएक्टिंग मटेरियल थे सॉलिड थे, उधर आपको सॉलिड की बजाय कोई लिक्विड भी मिल गया, तो जाहिर बात है कि कुछ न कुछ हुआ, है ना, अवस्था में परिवर्तन। और अगला होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। यहां रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, गैस उत्सर्जन समझ सकते हो, अवस्था परिवर्तन, और फिर अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना।
ये चीजें हैं। तो आ जाइए हम देखते हैं कि चेंज इन कलर का क्या मतलब है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम बात करते हैं चेंज इन कलर की बेटा। चेंज इन कलर, एक बात आप गौर कर लेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इन 5 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर हर हाल में रहेगा। अगर इन 5 चीजों में से कोई भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही हो, इसमें से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मे बी कि सब्सटेंसेस का कलर भी बदल रहा हो और हीट भी निकल रही हो, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो और गैस भी निकल रही हो। कई चीजें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही होना है, तभी केमिकल रिएक्शन माना जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब बात आती है चेंज इन कलर। कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कलर चेंज होना एक बड़ी जनरल सी चीज है बेटा, है ना। ज्यादातर कलर चेंज हो ही जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग, जैसे हमने आयरन लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब एक कॉपर सल्फेट कहाँ से नाम आया, फिर वही बात, 6th लेक्चर, एक बहुत ही जरूरी लेक्चर आपके लिए, है ना। कॉपर जो है बेटा ये लेस रिएक्टिव मेटल है आयरन से। आगे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे अपने ही चैप्टर में, बट ये डिस्कशन में पहले आ गया तो हमें बताना होगा। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है आयरन से कम है। जैसे ये 10th का स्टूडेंट है, ये क्लास 4th का स्टूडेंट है, और ये SO4 क्या है, चेयर है। तो ये 10th वाला जाता है, गए हटो यहाँ से, कॉपर को हटा दे बेटा। बेचारा 4th का स्टूडेंट, उसको हटना पड़ता है। ये Fe जाके यहाँ बैठ गए इस चेयर पे, क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज है, कॉपर सल्फेट जो होता है बेटा ब्लू कलर का होता है, और FeSO4 क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का है। अब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या यूं कहिए लैब नहीं है, मैं वीडियो जहां प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अपने स्कूल लैब में जाएंगे, कॉपर सल्फेट लीजिए, ब्लूइश कलर का दिखेगा आपको, उसमें आयरन कुछ पार्टिकल्स आयरन के, आयरन डस्ट वगैरह डाल दो, उसमें आप आयरन पाउडर डाल दो, आप पाओगे बुरादा, लोहे का बुरादा जो होता है बेटा, है ना, डालोगे, देखोगे वो ग्रीन कन्वर्ट होने लगता है। ग्रीन कन्वर्ट होने का मतलब ये है जो पहले CuSO4 था अब वो बदल चुका है बेटा किसमें, FeSO4 में। अगर ये कलर ग्रीन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिएक्शन हुई ही नहीं, और अगर ग्रीन हो गया तो नो डाउट ये जो CuSO4 था वो नहीं रहा, अब वो बदल चुका है। तो इस तरह से आप ऐसे ही बेटा अभी आगे एक प्रेसिपिटेशन में भी हमें एग्जांपल पढ़ेंगे कि जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। अब ये भी बात कि होल ट्वाइस क्यों है, आयनिक नेमिंग पढ़नी पड़ेगी आपको। ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट ये कलरलेस होता है बेटा, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसकी रिएक्शन अगर आप Ki पोटेशियम आयोडाइड से कराया, ये भी कलरलेस मटेरियल है। इसमें 2 मोल्स लेते हैं हम, आगे बैलेंसिंग भी सीखेंगे। ये 2K, एक K पॉजिटिव होता है, NO3 माइनस होता है, तो ये बना लेता है बेटा 2KNO3 प्लस, Pb प्लस है और I माइनस है, I 2 है बेटा, 2 मोल्स हैं, ये PbI2 बन गया। और PbI2 यहाँ प्रेसिपिटेट होता है, आगे हम लोग प्रेसिपिटेट डिस्कस करेंगे, एरो नीचे लगा के लिखी जाती है, सॉलिड होता है। तो ये येलो कलर का होता है भैया। ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों लोग थे कलरलेस, और जो हमको प्रोडक्ट मिला वो मिला कलर्ड। तो हम जान गए कि नहीं केमिकल रिएक्शन हुई। हमने जो सब्सटेंसेस लिए मिलाए जिनको, वो कलरलेस था, रिएक्शन के बाद हमको कलर्ड मिल रहा है। जैसे आप टर्मरिक ले लो, ठीक है, टर्मरिक हल्दी, अपने घर की हल्दी लो और उसमें आप कोई एसिड डालो, कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा। और उसी टर्मरिक में आप क्या कहते हैं, अगर आपने बेस डाल दिया, जैसे सोप का सॉल्यूशन डाल दिया, तो येलो कलर की टर्मरिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हमारे कपड़ों पे अगर कहीं टर्मरिक गिरी रहे, उसको हम डायरेक्ट अगर सोप सॉल्यूशन साबुन से धुल दें तो क्या होगा, हमको रेड कलर मिल जाएगा बेटा। मतलब टर्मरिक की कहीं ना कहीं रिएक्शन बेस से
हो रही है। अच्छा, एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक और भी है बेटा, जो अमूमन विजिबल नहीं होता है, इस वजह से उसको बहुत डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग। चेंज इन ऑर्डर, महक में परिवर्तन, है ना, महक का आना। क्योंकि ये मतलब जैसे आई टेस्टिंग, आंख से देख के किसी चीज को, है ना, विजन टेस्ट, ये बहुत विजुअल सी चीज होती है। ऑर्डर, किसी को कम महकता है, किसी को कम, है ना, लेकिन किसी को थोड़ा कम भी दिखता होगा तो कलर चेंज दिख जाएगा, है ना। जैसे एक है प्याज, ओनियन आप ले लो, अगर इसको किसी एसिड में रखते हो तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर बेस में रखते हो आप, किसी जैसे सोप सॉल्यूशन में रखते हो, तो उसकी स्मेल गायब नहीं होती है। मतलब प्याज में जो भी मटेरियल हो किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही ऑर्डर चेंज, जहां जैसे H2S कहीं बन रहा हो तो H2S की जो महक होती है बेटा, वो रॉटन एग्स जैसा होता है। तो आपने हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड लिया, H2S बना, H2S बना, तो H2S की महक आपको सड़े हुए अंडे जैसी महक आ रही, मतलब हाँ ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में H2S बन रही है तो वहां पे आपको रॉटन एग जैसी स्मेल आएगी और आपको लगेगा कि मतलब हाँ केमिकल रिएक्शन हो गई। तो एक कैरेक्टरिस्टिक और होता है, वो अमूमन डिस्कशन में नहीं होता है। तो चेंज इन कलर आपने समझ लिया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। बेटा हम लोगों के घरों की वाइट वॉशिंग होती है, पेंटिंग होती है चूने से, जब चूनाकली किया जाता है घर में, तो आप लोग देखते होंगे एक बर्तन लिया, बड़ा सा बर्तन मिस्त्री जी ने लिया, पेंटर ने लिया, इसमें पानी रखा और इसमें चूना डाल दिया, चूना CaO, और देखते होंगे यहाँ बुदबुदाहट खूब होती है और ये बहुत हीट, मतलब हीट बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। जानते हैं बेटा आप क्या होता है, ये आपने CaO जो लिया इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, कली चूना। और ये वाटर है H2O, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, CaO जब रिएक्ट करता है बेटा H2O को HOS लिखने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्विक लाइम है, ये देखो क्या हुआ, ये O इस AHO के पास आया, Ca तो अकेला था, OH कितने हो गए, 2, CaOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, है ना। ये जब तक रिएक्शन चलती रहेगी तब तक हीट निकलता रहता है। जब हीट निकलना बंद हो जाए, समझिए अब आपका CaOH होल ट्वाइस तैयार हो चुका है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और हीट अगर निकलती है तो इसको डेल्टा से दिखाते हैं बेटा। हीट अगर निकल रही है तो प्लस डेल्टा, हीट ली जा रही है तो माइनस डेल्टा हो जाता है, मतलब ये प्लस इधर आ जाएगा। जैसे मान लो ये PCl5 है, इसको अगर हीट दोगे तो ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर जाता है। आगे पढ़ेंगे आप, ये फास्फोरस पेंटा, 5 मीन्स पेंटा होता है, 3 मीन्स ट्राई होता है, 2 मीन्स डाई होता है ना। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को जब आप हीट देते हो तो ये ट्राई क्लोराइड और Cl2 में टूट जाता है। इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, PCl3 PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 एंड माइनस हीट। आपको पता है बेटा, हीट अगर निकलती है तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं, हीट अगर कहीं निकल रही है तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलने वाले, ये जैसा एग्जांपल था। और इसको क्या नाम हम देते हैं बेटा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट ली जा रही है इसमें, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी क्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी क्रिया। इसमें डेल्टा रिएक्टेंट साइड में, डेल्टा मतलब हीट दिखाने का ढंग, और इसमें डेल्टा इसमें प्रोडक्ट साइड में, इसमें रिएक्टेंट साइड में डेल्टा। इसमें हीट निकली है, टेम्परेचर बढ़ा है, इसमें हीट ली गई है, टेम्परेचर घटा है बेटा। जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें हीट लेकर के। एक और चीज आप देखो, हम जनरल लाइफ में हमें एक्सपीरियंस करते होंगे, कभी आप ग्लूकॉन डी घोलते होगे पानी में तो आपको ठंडक महसूस होती होगी, या रसना घोलते होंगे आप लोग,
या इनो घोलते होंगे, वो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है। समझ में आ रही बात? तो मॉलिक्यूल से हीट ले लेता है, तो मॉलिक्यूल से हीट ले लिया तो आपको टेम्परेचर गिरा हुआ महसूस होगा। तो हम अपने डेली लाइफ में तमाम इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखते हैं, है ना। तो टेम्परेचर भी अगर कहीं चेंज हो रहा है इट मीन्स रिएक्शन हुई है ना। तो ये दूसरी, कलर चेंज हुआ तो रिएक्शन हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ तो रिएक्शन हुई। अब आगे हम बढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सी बेटा ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है। गैस का इवोल्यूशन देख करके हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे देखो, अगर आप कोई भी मेटल, से दैट हमने जिंक लिया, रिएक्टिव मेटल हो थोड़ी, इसको आपने H2SO4 से रिएक्ट कराया, जिंक ग्रेनुअल्स लिए, जिंक के दाने लिए छोटे, है ना, जस्ता बोलते हैं, इसको H2SO4 से रिएक्ट कराया। बेटा जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अभी आप रिएक्टिविटी सीरीज आगे पढ़ेंगे। फिर वही बात, 10th के स्टूडेंट, ए 4th का स्टूडेंट, एक कुर्सी, इनको खदेड़ दिया गया, हटो यहाँ से। तो ये जिंक SO4 प्लस H2 गैस कोई जब इवॉल्व होती है बेटा तो ऐसे एरो ऊपर लगा के दिखाते हैं। अब बात यह है कि H2 निकल ही रही है, ये हमको कैसे पता चलेगा? टेस्ट ट्यूब था, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल रखा था H2SO4, इसमें जिंक डाला, कोई हमें लगा, है ना, कि H2 निकल रहा होगा। H2 की खास बात है बेटा कि अगर आप बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे यहाँ पे तो जलेगा पॉप साउंड के साथ, क्योंकि वो कंबस्चन होता है, H2O बनेगा उसका, है ना। तो H2 निकलने का ये कैरेक्टर है। H2 निकल रहा है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। कहीं CO2 निकल रहा है, मान लो किसी में आपको लगा कि CO2 निकल रहा हो, तो CO2 को आप क्या करो कि CO से पास कर दो, आपको CaO या CaCO3 मिलेगा, दूधिया कलर का, मिल्की कलर का, तो इससे CO2 हम पहचान लेते हैं। तो ऐसे कोई गैस अगर निकल रही है कहीं पर भी, अभी देखो यहाँ पे जितनी भी मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ के नोबल मेटल्स जिनको बोलते हैं Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ये नहीं एसिड में से एसिड है बेटा, जिसके पास प्रोटॉन होते हैं, H+ होते हैं, आगे आप ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो बस ये H2 जिस भी मेटल Cu, Hg, Ag को छोड़ दो, Pt, Au, तो मेटल अगर आपने यहाँ लिया, एसिड से रिएक्ट कराओगे तो H2 हटेगा ही हटेगा। H2 हटना मतलब H2 निकल रहा होगा, H2 निकलना वही बर्निंग मैच स्टिक से आप पहचान लोगे। तो कहीं अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो उससे भी हम पहचान लेते हैं कि रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद है बेटा और भी एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे बुक से, हम लोग बस इसमें डिस्कशन कॉन्सेप्ट करते हुए चलते हैं। आगे है बेटा चेंज इन स्टेट। एक्चुअली ये देखो, जो चेंज इन स्टेट है ना, अवस्था में परिवर्तन, यही गैस का इवोल्यूशन और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी इसी का हिस्सा है एक तरह से, लेकिन वो थोड़े स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं, तो उनको डिस्कस करना होता है। चेंज इन स्टेट का मतलब आप 3 स्टेट्स जानते हो, होते तो अमूमन 5 हैं आपके लिए, सॉलिड ठोस अवस्था, लिक्विड द्रव अवस्था, गैसियस गैसीय अवस्था, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। ये 5 स्टेट्स हैं टोटल। बट हमें जो मटेरियल्स रिएक्शन में मिलेंगे वो 3 स्टेट में मिल सकते हैं। जो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट हो। लेकिन रिएक्शन कराया, मान लो हमने 2 गैसेस को रिएक्ट कराया और कोई लिक्विड बन गया, या 2 लिक्विड को रिएक्ट कराया कोई सॉलिड बन गया, तो हम समझ जाएंगे ना कि हाँ रिएक्शन हुई। नहीं तो सॉलिड आया कहाँ से? कुछ ना कुछ चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ तभी सॉलिड आया। तो ये चीज़ है कि स्टेट के चेंज को देख करके, भौतिक अवस्थाओं के परिवर्तन को देख करके आप ये समझ लेते हो कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। जैसे आप ये समझिए, एक रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा NaNO3। इससे पहले सिंपल एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो H2 आपने लिया, H2 गैसियस स्टेट में, O2 गैसियस स्टेट में, प्लेटिनम गॉस के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। ये बना 2H2O। H2O क्या है भैया? लिक्विड स्टेट में है। तो ये लिक्विड स्टेट की चीज़ मिल गई, मतलब कहीं ना कहीं हमें केमिकल रिएक्शन पूरी होती हुई मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल देखो,
NaBr एक्वस है, एक्वस लिखा हो कहीं एक चीज आप समझ लीजिए, S लिखा है मतलब ये सॉलिड होगा बेटा, ठोस होगा। N लिखा है लिक्विड होगा, द्रव होगा। लिक्विड। G लिखा है मतलब गैसियस स्टेट। AQ लिखा है, AQ मतलब होता है बेटा एक्वस। एक्वस का मतलब ये जल में घोला गया है, वाटर में डिसॉल्व करके कोई मटेरियल लिया गया, मतलब वहां वाटर की प्रेजेंस है, ठीक है। कहीं ऐसे लिखा है ANHY, तो इसका मतलब होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जल नहीं है, निर्जल है, एनहाइड्रस, वहां वाटर की प्रेजेंस नहीं है। तो ये चीजें जब आपको दिखे, डेल्टा मतलब हीट का रिलेशन है, हीट है, तो NaBr एक्वस स्टेट में होता है बेटा। अब इसको क्या किया, NaBr को हमने रिएक्ट कराया बेटा AgNO3 के साथ, ये भी एक्वस होता है, मतलब ये इसमें भी थोड़ा बहुत अमाउंट वाटर का है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में है जिसमें वाटर की प्रेजेंस है। हर लिक्विड वाटर हो ये जरूरी नहीं होता है ना, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। देखो Na प्लस होता है Br माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, ये Br चला गया इसके पास, ये AgBr प्लस ये NaNO3, ये सॉलिड होता है बेटा और ये एक्वस ही रह जाता है। मतलब इस लिक्विड में एक सॉलिड मिला। आगे चल के प्रेसिपिटेशन में भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सॉलिड जो है ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मतलब अघुलनीय, ये घुलेगा नहीं NaNO3 में, ये दोनों तो आपस में मिक्स हो गए, घुल गए, ये सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, जिसको अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो देखो स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई, स्टेट अगर चेंज हो रही है तो इसका ये मतलब है कि रिएक्शन हो रही है, स्टेट बदल रहा है तो रिएक्शन हो रही है, सिंपल सी चीज है। जैसे आपने जिंक CaCO3 लिया, हीट किया, CaO बना और CO2 बना, लो भाई ये सॉलिड स्टेट में हमने लिया या एक्वस स्टेट में लिया, हीट सॉलिड लिया, हीट किया, CO बना सॉलिड, CO2 गैस बन गई, स्टेट बदल गई, सॉलिड सॉलिड से। अब एक गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल है, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जांपल है। अरे भाई गैस अगर बन रही है, पहले नहीं थी, तो स्टेट भी तो बदला, और इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल तो है ही है। फिर इसके बाद आप प्रेसिपिटेशन वाला यहीं से शुरू कर लीजिए। अवक्षेप का क्या मतलब होता है बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, या आप इसको समझ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। अब सवाल ये उठता है, हम कुछ भी समझे इससे पहले हमें समझना पड़ेगा, इसको सिंपली हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर अवक्षेपण, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे आपने 2 लिक्विड्स लिए, यहां कोई लिक्विड था, इन दोनों लिक्विड्स को हमने मिला दिया, आपस में रिएक्ट कराया, जैसे एक्वस दोनों थे वाटर में मिलाए गए थे, NaBr और AgNO3 मिलाए गए, ये रिएक्शन हुई। एक तो अभी आपको एक्वस मिला, NaNO3 तो एक्वस मिला, ये NaNO3 था, सोडियम नाइट्रेट, और ये सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, एक्वस NaNO3 तो मिला बेटा। लेकिन ये जो AgBr सॉलिड मिला, ये नीचे जाके बैठा हुआ है, ये सेटल हो गया नीचे, ये डिसॉल्व नहीं हुआ, इसमें घुला नहीं। तो यही जो बेटा इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, अघुलनशील ठोस जो मिलता है, इसी को हम नाम देते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट का। और कहीं भी अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हो। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, या हमें नहीं लग रहा है इसके बाद बहुत डिस्कशन बचेगा। तो NaBr एक्वस था, AgNO3 एक्वस था, दोनों मतलब लिक्विड जैसे थे जिसमें वाटर की प्रेजेंस हो, इनमें से कोई सॉलिड नहीं था। रिएक्ट कराया तो एक तो लिक्विड स्टेट की चीज है, मतलब वाटर के प्रेजेंस वाला लिक्विड है, एक्वस है, लेकिन इसमें जो बेटा ये AgBr बना,
ये इनसॉल्युबल सॉलिड था। ये एरो नीचे लगाते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए क्या लगाते हैं, एरो नीचे। ये देखो नीचे आके सेटल हो गया है ना, तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड जो है सिल्वर ब्रोमाइड का मिल जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट बन गया। मतलब कहीं अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तब भी रिएक्शन हो रही है। जैसे ऐसी एक रिएक्शन है, आपने रिएक्ट कराया, अभी एक एग्जांपल हमने पीबी नाइट्रेट लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन देखी थी, 2KnKi था, ये यहां गया था पोटेशियम नाइट्रेट और आयोडीन यहां चला आया था लेड के पास, है ना, तो बना था PbI2 + 2KnO3। आपको याद होगा पहले ही कलर चेंज वाले में ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट ही मिला था। ये दोनों एक्वस, ये भी एक्वस, लेकिन ये इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब जो रिएक्ट प्रोडक्ट्स हों, इधर क्या थे हमें नहीं पता। इधर अगर आपको कोई लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड मिल रहा है तो वो प्रेसिपिटेट कहा जाता है बेटा। ऐसे ही Na2SO4 आपने लिया, सोडियम सल्फेट, BaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट कराया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा बेटा, ये इनके पास ये बना BaSO4, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2NaOH, NaOH बेटा एक्वस, ये भी एक्वस, BaOH भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भैया सॉलिड हो गए, इनसॉल्युबल सॉलिड, तो ये क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज द प्रेसिपिटेशन, दिए गए क्रियाओं में से कौन अवक्षेपण की क्रिया है। तो इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और यहाँ से हमने समझ लिया कि अगर कोई एक ऑर्डर चेंज भी आया था बीच में, समझ लिया कि किस तरह से अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम ये समझेंगे कि रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसको आप पढ़ डालिए। आने वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास जब आपका फर्स्ट क्लास थी, आपकी फर्स्ट लेक्चर था 10th के लिए, आने वाले लेक्चर में आप ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। मतलब दो सब्सटेंसेस मिलके केवल एक दिए तो कॉम्बिनेशन, एक सब्सटेंस टूट गया तो डिकम्पोजिशन, ऐसे ही कुछ क्लासेज आप पढ़ेंगे, कैटेगरीज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के। और उसके बाद एक चीज़ बचेगी इस चैप्टर में, बैलेंसिंग, और लास्ट में थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन एक कैटेगरी आएगी, उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसको आप बड़े कायदे से समझ डालिए। पहली बार अगर 10th में आप इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो पहली बार इतनी रिएक्शंस आपको एक साथ देखने को मिल रही होंगी। एक्चुअली आप पहली बार रिएक्शंस देख रहे होंगे इस लेवल पे, है ना। तो इसको आप पढ़ डालिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये चीज़ें यूज़फुल लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने हित मित्रों के साथ शेयर करिए, है ना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालिए। आप डिस्कशन के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए, जिससे हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें। जैसे कुछ बच्चों ने इंटरेक्ट किया था, तभी मैं 10th की वीडियोस अभी मैं 1-2 क्लासेस के बाद बनाने वाला था। 9th 11th का जो शुरू हुआ था उसको मैं आगे खींच करके तब 10th पे आने वाला था। बस उन बच्चों ने बोला कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ वीडियो प्रोवाइड करिए। तो जब आप हमसे डिस्कशन करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मुझे क्या करना है बेटा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बातें करिए, इन चीज़ों को समझिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, हमसे सॉल्यूशन लीजिए, इंटरेक्टिव सेशन हो और अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू बच्चों।